student, welcome to my class. This is my lecture number 7 and today I will start the topic in continuity with the application of Biot-Savart law. We will find out the magnetic field at any point due to circular loop using Biot-Savart law. So let's start with today's topic. Here we will draw a circular loop. This one is a circular loop. Before this we have solved the case of finite straight wire and infinite length straight wire. Here we are using a circular loop and this loop is placed vertically. Here this one is a circular loop. You can see this one is the front view and this is the side view. So circular loop is placed in this manner. The circular loop is placed here in the side view from your side, from my side to the side view, and the front view is this one. Okay, and the current is flowing. This one, the sides of this ring is metallic, so we can project the current over this metallic sides. So this may form a circular loop. So now I think you got the concept of circular loop. What is circular loop? So this one is a circular loop and this is the side view of circular loop. Here from the center position there is a point. We can take any point at any distance, but here we are taking a point P at distance x because it is on the x-axis. So that is why we are taking the position of point P as x with respect to the center of the circular loop. Very simple case. आपने ऐसा केस इलेक्ट्रिक फील्ड में भी सॉल्व किया हुआ है, तो नो नीड टू वरी अबाउट इट. यहाँ पर क्या होगा कि सेंटर से लेकर पी पॉइंट तक की डिस्टेंस अगर x है और ये जो सर्कुलर लूप हमने लिया है इसकी रेडियस a है, इसको आप कैपिटल R भी अज्यूम कर सकते थे, मैंने यहाँ पर a अज्यूम किया है. और सर्कमफ्रेंस के किसी भी पॉइंट से लेकर के इस पॉइंट P तक की जो डिस्टेंस आ रही है वो है r, वेरिएबल डिस्टेंस r. तो आप देखो कि ये पूरा एक ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है और इस ट्रायंगल को हम नेमिंग कर सकते हैं CAP. सो दिस वन इज अ ट्रायंगल CAP. गॉट इट. अब इस ट्रायंगल में यहाँ पर हम एक एंगल ले सकते हैं. दिस एंगल इज थीटा. अभी हमने एज्यूम कर लिया, इसका यूज आगे होगा. सो दिस इज द स्ट्रक्चर. हियर द करंट इज फ्लोइंग इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन ओवर द सर्कुलर लूप. ओके, सो एंटी क्लॉकवाइज करंट फ्लो कर रही है और P पॉइंट पर हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है. ये P पॉइंट सेंटर पोजीशन से x डिस्टेंस पर प्लेस्ड है. ठीक है. अब आप क्या करोगे, यहाँ पर इस A पॉइंट के अक्रॉस आपको बायो-सेवर्ट लॉ अप्लाई करना है. तो इस A पॉइंट के अक्रॉस आप एक स्मॉल एलिमेंट लोगे इस सर्कुलर लूप का. ठीक है. तो बायो-सेवर्ट लॉ के अकॉर्डिंग में इस स्मॉल एलिमेंट को हम नेमिंग कर देते हैं DL. ये जो स्मॉल एलिमेंट है दैट इज DL. और अगर आपको ये A पॉइंट एग्जैक्टली नहीं चाहिए तो ये AB पॉइंट हो सकता है. ठीक है. सो AB पॉइंट इज सच अ मैनर दैट AB इज टेंडिंग टू A और B. तो मीनिंग समझ में आया कि ये जो हम एलिमेंट लेते हैं ये इतना स्मॉल होता है कि इसके एक्सट्रीम पॉइंट्स जो होंगे, एक्सट्रीम पॉइंट्स भी ऐसे होंगे कि आप मिडिल के सारे पॉइंट्स को एक्सट्रीम पॉइंट्स से कोलैप्स कर सकते हो. ठीक है. सो दिस वन इज द DL एलिमेंट एंड द करंट इज फ्लोइंग हियर. लेट द वैल्यू ऑफ दिस करंट इज I. ओके, दिस इज फ्लोइंग थ्रू द सर्कुलर लूप. तो ये ओवरऑल स्ट्रक्चर है, बेसिक स्ट्रक्चर है इस सर्कुलर लूप कंडीशन का. सो वी आर गोइंग टू फाइंड आउट द मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू सर्कुलर लूप, करंट कैरिंग सर्कुलर लूप. अब आप ये देखो कि जब सर्कुलर लूप, जब भी आपको मैंने बताया था मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहे हो तो उस केस में क्या करना चाहिए, सबसे पहले मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन फाइंड आउट करना चाहिए. ठीक है. तो यहाँ पर इससे पहले वाले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि मैग्नेटिक फील्ड का पहले डायरेक्शन फाइंड आउट कर लो. मे बी पॉसिबल नेट डायरेक्शन ओवरऑल मैग्नीट्यूड वाइज सेम हो और डायरेक्शन वाइज ऑपोजिट हो तो नेट मैग्नेटिक फील्ड जीरो हो जाएगी. तो इसलिए यहाँ पर भी हम सबसे पहले वही करेंगे कि डायरेक्शन फाइंड आउट करेंगे. अब ये जो सर्कुलर लूप है, ये सर्कुलर लूप ऐसा है, ये मैं फिर से ये स्ट्रक्चर में आपको दिखा रही हूँ. यहाँ पर करंट फ्लो कर रही है. तो अब ये जो करंट फ्लो कर रही है मैंने कौन सा डायरेक्शन बताया, द करंट इज फ्लोइंग एंटी क्लॉकवाइज. तो ये करंट ऐसे फ्लो कर रही है, दिस वन, ये है डायरेक्शन करंट का. ठीक है.
अब इस करंट कैरिंग वायर पर हम राइट हैंड पाम रूल लगाएंगे। सो करंट इज फ्लोइंग हियर इन दिस डायरेक्शन, इस डायरेक्शन फ्लो करिए, तो हमने इस डायरेक्शन में थंब रखा, थंब इज इंडिकेटिंग द डायरेक्शन ऑफ करंट and the fingers are pointing towards the point at which we are calculating magnetic field. We are finding the direction of magnetic field. From pushing from back side से push किया, डायरेक्शन क्या आएगा, ऊपर की साइड। जब एंटी क्लॉकवाइज करेंगे, अगर ये क्लॉकवाइज होती तो क्या हो जाता, डायरेक्शन एट दैट पॉइंट ये डाउनवर्ड आता। तो अभी फिलहाल इस एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन के बेसिस पर अगर मैग्नेटिक फील्ड देखोगे तो मैग्नेटिक फील्ड इस आर लाइन के लिए जो हम फिंगर्स ड्रॉ करते हैं, हमने यहाँ पर जो करंट का डायरेक्शन लिया था कैसे लिया, एंटी क्लॉकवाइज, तो जो हमारी फिंगर पुश होकर के ऊपर आती है वो किसके परपेंडिकुलर होती है, फ्रॉम द इनिशियल पोजीशन, यानी ये जो आर पोजीशन थी आर के परपेंडिकुलर आएगी। ठीक है, यहाँ पर ये आर पोजीशन जो पॉइंट कर रहा था पी पॉइंट पे जहाँ पे हमें मैग्नेटिक फील्ड निकाली है, इसके परपेंडिकुलर आ जाएगी मैग्नेटिक फील्ड। ये है मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ड्यू टू दिस इज dB, ड्यू टू व्हाट, ड्यू टू दिस करंट एलिमेंट। ओके, सो ये क्लियर हो गया। अब देखो यहाँ पर ये मैग्नेटिक फील्ड आ गई, अगर ये थीटा एंगल, अब इस थीटा एंगल की इंपॉर्टेंस क्या है, अगर ये थीटा एंगल धीरे धीरे करके डाउन होकर के हॉरिजॉन्टल पे सेट हो जाता तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड है वो हमेशा इस आर लाइन के परपेंडिकुलर होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू डायरेक्शन रूल, जो आप थंब रूल लगा रहे हो। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सॉरी पाम रूल लगा रहे हो, तो यहाँ पर क्या होगा कि मैग्नेटिक फील्ड इस आर के परपेंडिकुलर हमेशा रहनी चाहिए। अब अगर थीटा 0 हो रहा है तो ये आर किस लाइन पे शिफ्ट हो रहा है, एक्स लाइन पे, इसका मतलब आर एक्स पर आ जाएगा, तो ये जो dB अगर परपेंडिकुलर होना है तो ये dB किस लाइन पे शिफ्ट हो जाएगा, इस लाइन पर, यानी एग्जैक्टली परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस। ये जो एक्स एक्सिस बना हुआ है तो dB का ये कॉम्पोनेंट आ जाएगा जो कि परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस है। तो यहाँ पर हमने इसको दे दिया, दिस वन इज द कॉम्पोनेंट परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस। इनके बीच में एंगल उतना ही होना चाहिए जितना कि एंगल आर और एक्स लाइन के बीच में है। तो आर और एक्स लाइन के बीच में थीटा एंगल है, इसलिए dB वेक्टर, दिस dB वेक्टर और dB परपेंडिकुलर के बीच में कितना एंगल होगा, थीटा एंगल। अब इसका अगर हम पैरेलल कंपोनेंट निकाले, पैरेलल का मिलेंगे पैरेलल टू एक्स एक्सिस, इसका पैरेलल कंपोनेंट इस साइड में आ जाएगा, this one is parallel component, so dB parallel, so dB के हमने resolution कर दिया, इसे हम +1 में आप पढ़ चुके हो, that is called resolution। dB वेक्टर का हमने resolution कर दिया perpendicular component और parallel component में। अभी क्यों किया है इसका आपको यूटिलाइजेशन समझ में आएगा जब हम टोटल मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट कर रहे हैं। ठीक है, so this one is the overall diagram, I hope this diagram is clear to you now। अब यहाँ पर हमें करना क्या है कि मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, तो सबसे पहले मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए हम अप्लाई करते हैं बायो-सैवर्ट लॉ। अकॉर्डिंग टू बायो-सैवर्ट लॉ, दिस dB शुड बी इक्वल टू म्यू नॉट ओवर 4 पाई। पता है ना व्हाट इज म्यू नॉट, परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। सो म्यू नॉट ओवर 4 पाई आई dl साइन थीटा डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। रिमेंबर दिस थीटा इज द एंगल बिटवीन दिस करंट एलिमेंट एंड द पोजीशन वेक्टर। तो पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट P ये R है पोजीशन वेक्टर यहाँ पर, और जो मैग्नेटिक फील्ड है वो किस डायरेक्शन में यहाँ पर आ रही है, इस डायरेक्शन में आ रही है। ठीक है, तो इनके बीच में एंगल कितना है, पोजीशन वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड जो आपके यहाँ पर आइडियल कंपोनेंट है, इसके बेसिस पर देखो यहाँ पर आइडियल कंपोनेंट और इस आर वेक्टर के बीच में, यहाँ पर साइन थीटा को डायग्राम में आप देखो, यहाँ पे क्या लिखते थे आई dl और ये पॉइंट P है, तो पॉइंट P का पोजीशन वेक्टर और आइडियल कंपोनेंट के बीच में जो एंगल होता है उसे हम कहते हैं थीटा। तो ये जो थीटा है ये आइडियल कंपोनेंट और पोजीशन वेक्टर r के बीच का एंगल है, वो कितना है यहाँ पर देखो कितना आ रहा है। फिर से ये आपका साइड व्यू है, इसके इस आइडियल कंपोनेंट के बीच में और आर वेक्टर पोजीशन वेक्टर के बीच में जो एंगल बनता है, तो आइडियल कंपोनेंट और पोजीशन वेक्टर आर, इनके बीच में एंगल कितना आ रहा है, दैट इज 90 डिग्री। आप चेक कर लो किसी भी पोजीशन पर तो वो 90 डिग्री आएगा। तो यहाँ पर 90 डिग्री यानी साइन 90 हो जाएगा, देन म्यू नॉट ओवर 4 पाई आई dl साइन 90 डिवाइडेड बाई
आर स्क्वायर। एक बार खुद से भी चेक करना कोई भी सर्कुलर शेप फिगर लेकर के, ठीक है। सो साइन 90 ओवर आर स्क्वायर हो गया, ये है डी बी की वैल्यू, क्लियर। अब इसमें निकालोगे तो म्यू नॉट ओवर 4 पाई आई डी एल ओवर आर स्क्वायर आपने रख दिया, सिंपल। ये आ गई डी बी की वैल्यू, बाय सेवेंट लॉ अप्लाई करो। अब यहाँ पर ये एक पॉइंट चेक करो कि ये जो डी बी के दो कंपोनेंट है, एक वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल, तो वर्टिकल कंपोनेंट जितना ऊपर आया है, अगर हम उसी के नीचे वाला एलिमेंट लेंगे, सर्कुलर ऊपर नीचे वाला एलिमेंट, तो उसके बेसिस पर मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में आएगी, नीचे, ठीक है। यहाँ से एंगल ले सकते हैं, मैं रफ फिगर यहाँ ड्रॉ कर दे रही हूँ। ये एंगल लिया तो मैग्नेटिक फील्ड शुड बी परपेंडिकुलर टू आर पोजीशन वेक्टर। यहाँ पर ये नीचे की साइड आएगी तो इसके दो कंपोनेंट आएंगे, एक नीचे परपेंडिकुलर कंपोनेंट, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। तो जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट आ रहा है नीचे के साइड में, आप ये देखो वो ऊपर की साइड के परपेंडिकुलर कंपोनेंट के वर्टिकली ऑपोजिट है। अगर ये वर्टिकली ऑपोजिट है तो दैट मीन्स मैग्नीट्यूड सेम होने पर, डायरेक्शन ऑपोजिट होने पर इसका नेट रिजल्ट 0 हो जाएगा। अब मैग्नीट्यूड चेक कर लो, तो मैग्नीट्यूड वाइज जो डीबी का फॉर्मूला है उसमें म्यू नॉट ओवर 4 पाई आई डी एल ओवर आर स्क्वायर है। आर सेम रहेगा, यहाँ इस करंट एलिमेंट से लेकर पी पॉइंट तक की डिस्टेंस और इस करंट एलिमेंट से पी पॉइंट तक की डिस्टेंस सेम है। क्यों सेम है, क्योंकि पी तो हमने सेंटर पोजीशन के एक्सेस पे रखा हुआ है, ठीक है। तो ऑब्वियसली ये आर वैल्यू दोनों के लिए सेम होगी, तो आर सेम हो गया। आईडीएल करंट इस एलिमेंट में जितनी फ्लो करी उतनी ही इस एलिमेंट में फ्लो कर रही है। डीएल की वैल्यू करंट एलिमेंट हमने दिया तो एलिमेंट शुड बी वेरी स्मॉल वेरी माइन्यूट, यहाँ पर भी वही केस है, ऊपर भी वही केस है। सो आईडीएल एंड आर दोनों की वैल्यू सेम है, दैट मीन्स डीबी की मैग्नीट्यूड सेम है। किसके लिए, परपेंडिकुलर के लिए भी और हॉरिजॉन्टल के लिए भी। तो मैग्नीट्यूड सेम एंड डायरेक्शंस आर ऑपोजिट, सो वी कैन निग्लेक्ट ऑल द परपेंडिकुलर कंपोनेंट, दे कैन कैंसिल ईच अदर। अब ये 3 डायमेंशनल फिगर है, इस कंपोनेंट पे यहाँ पे जो कंपोनेंट होगा और यहाँ जो कंपोनेंट होगा ये भी एक दूसरे पर, जब हम पी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे तो इक्वल और ऑपोजिट आ रही होगी। तो इस तरीके से यहाँ जो पॉइंट पी रखा है इसके परपेंडिकुलरली जितने भी कंपोनेंट आएंगे सराउंडिंग में आ रहे होंगे, इस तरीके से एक ऐसे मैग्नेटिक फील्ड ऐसे इस तरीके से आएगा। ये पी पॉइंट पर ऊपर है मैग्नेटिक फील्ड तो नीचे भी है, ठीक है। वर्टिकली हम देखते हैं सारे, इस साइड है तो इधर भी है, इस साइड है तो इस साइड भी है। दैट मीन्स ऑल द कंपोनेंट्स आर निगलेक्टिंग ईच अदर। केवल एक कंपोनेंट है जो इस 3D फिगर में बचेगा, वो है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। सारे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और नीचे वाली मैग्नेटिक फील्ड का भी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट टुवर्ड्स द पॉजिटिव एक्स एक्सिस आ रहा है। इसका मतलब सारे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो एड अप हो रहे हैं, लेकिन सारे वर्टिकल कंपोनेंट एक दूसरे से निगलेक्ट हो रहे हैं, नलीफाई हो रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे नलीफाई ऑल द वर्टिकल कंपोनेंट या परपेंडिकुलर कंपोनेंट। ठीक है, इसकी बात हम कर रहे हैं डीबी परपेंडिकुलर। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये वर्टिकली ऑपोजिट है एक दूसरे के एंड मैग्नीट्यूड वाइज सेम है, तो बायोसेवर्ट लॉ अप्लाई कर चुके हैं। सो वी कैन फाइंड द नेट मैग्नेटिक फील्ड B that should be equal to इंटीग्रेशन ऑफ dB पैरेलल कंपोनेंट। dB के जितने पैरेलल कंपोनेंट होंगे उनका हम इंटीग्रेशन कर देंगे, ठीक है। अब dB पैरेलल की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, अगर हम इसे dB के फॉर्म में रखना चाहिए, क्योंकि हमने तो dB निकाला हुआ है, तो dB पैरेलल की वैल्यू क्या होगी, आप यहाँ देखो ये थीटा है, ठीक है, दिस वन इज थीटा। अगर ये थीटा है तो परपेंडिकुलर कंपोनेंट में cos थीटा आ रहा होगा और पैरेलल कंपोनेंट में sin थीटा आ रहा होगा, समझ रहे हो। यहाँ पर देखो पैरेलल कंपोनेंट क्या हो जाएगा, sin थीटा का। सो यहाँ पर अगर आप देखो तो dB पैरेलल कंपोनेंट की वैल्यू कितनी आ रही होगी, ये जो थीटा है, थीटा के ऑपोजिट जो लाइन आती है, सामने जो लाइन आती है वो कौन सा कंपोनेंट हो रहा होता है, sin थीटा, और जो थीटा से अटैच लाइन होती है वो cos थीटा कंपोनेंट होता है। डोंट बी कंफ्यूज कि पैरेलल कंपोनेंट है तो हमेशा cos थीटा ही आना चाहिए। सो हम यहाँ पर देखो ट्राइंगल के साइड से लेकर के देखते हैं। If this one is theta, so this line, if it is let it be A B C triangle, तो आपको cos थीटा अगर निकालना है तो cos थीटा किस में होता है, बेस, यानी जिससे एंगल अटैच है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, सो
सो दैट मीन्स ए बी ओवर ए सी, इतना तो पता ही। उसके बाद अगर साइन थीटा निकालना हो तो परपेंडिकुलर यानी कि बी सी ओवर ए सी, ये हो जाता है। तो हमेशा जो थीटा से अटैच्ड लाइन होती है उसकी वैल्यू अगर आप देखोगे तो कॉस थीटा की फॉर्म में आएगी। ए बी इज इक्वल टू कितना आ रहा है, ए सी कॉस थीटा, जो थीटा से अटैच लाइन। तो यहाँ पर थीटा से अटैच्ड लाइन आपकी डी बी परपेंडिकुलर थी, तो डी बी परपेंडिकुलर में कॉस थीटा आएगा यानी डी बी कॉस थीटा। एंड डी बी पैरेलल में क्या आएगा, डी बी साइन थीटा। डी बी के फॉर्म में अगर रखते हैं तो क्या आएगा, डी बी साइन थीटा, बिकॉज देयर इज नो थीटा विद दिस पैरेलल कॉम्पोनेंट। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा दिस इज डी बी साइन थीटा। गॉट इट? आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर टू यू। अब इसमें हम क्या करेंगे, इसी को सॉल्व करते जाएंगे और हमें अपना लास्ट रिजल्ट मिल जाएगा। बस स्टार्टिंग अगर सही है देन यू कैन इजीली गेट द लास्ट रिजल्ट। सो दिस वन इज व्हाट, बी, यहाँ नीचे से मैं कर रही हूँ, b इज इक्वल टू डी बी। डी बी की वैल्यू कितनी आई थी, म्यू नॉट ओवर 4 पाई आई डी एल डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, और ये आ गया साइन थीटा। सो जो कॉन्स्टेंट टर्म है उसको बाहर ले लो, आई बाहर ले लिया, डी एल को अभी रहने देते हैं और साइन थीटा को भी रहने देते हैं, आर को भी रहने देते हैं, क्योंकि अभी उनके रिजल्ट्स निकल गए। ठीक है, तो आप क्या करोगे कि सारे टर्म्स को जरा यूनाइट करो। डी एल इज द स्मॉल पोर्शन ऑफ सर्कुलर लूप। अगर इसको इंटीग्रेट करेंगे तो फुल सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कुलर लूप आ जाएगा। तो डी एल को तो सर्कमफ्रेंस में छोड़ दिया, बचा आर स्क्वायर टर्म। अब ये आर स्क्वायर इस ट्रायंगल में देखो तो कितना होना चाहिए, ये है ट्रायंगल ए सी पी। ए बी को अगर हम कंबाइन कर दे तो ए सी पी ट्रायंगल है। ए सी पी ट्रायंगल में ये 90 डिग्री लाइन है, तो आपका क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम। तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर आएगा। यहाँ पर वो वैल्यू पुट कर दी, डी एल ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ये क्यों पुट किए, क्योंकि अभी हमें साइन थीटा की भी वैल्यू रखनी है। नाउ साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। सो परपेंडिकुलर इज ए एंड हाइपोटेन्यूज इज आर। सो ए ओवर आर, आर की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, आर आपने क्या रखा था, आर स्क्वायर की इतनी वैल्यू, तो आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। इतना क्लियर हो गया, नोट भी करते जाओ साथ में। अब यहाँ पर हम अगर इसका रिजल्ट निकालते हैं तो b इज इक्वल टू म्यू नॉट आई ओवर 4 पाई। आपने ये जो टर्म्स थे जितने, यहाँ पर अगर वेरिएबल टर्म देखो तो वो dl है केवल, क्योंकि इंटीग्रेशन में वेरिएबल ये dl आ रहा है। क्या a या x यही वेरिएबल टर्म बचे, a या x dl की बेसिस पर इंटीग्रेट होंगे? चेक कर लेते हैं फिगर में। a रेडियस है जो dl के बेसिस पर नहीं वैरी करेगी, बल्कि dl a के बेसिस पे वैरी कर रहा है। एंड द सेकेंड थिंग इज x, so x is the position of point P from the center value, from the center of the circular loop। ये भी dl की बेसिस पे वेरी नहीं कर रहा है। तो दैट मीन्स व्हाट, कि ये जितने भी टर्म हैं ये सारे के सारे टर्म dl के लिए कांस्टेंट है, dl वेरिएबल को। इनको भी हम अब इंटीग्रेशन वैल्यू से बाहर निकालेंगे। सो a ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यहाँ पे पावर 1 है, यहाँ 1/2 है, तो पावर कितनी हो गई, 3/2। 1 पावर ऐड हो जाती प्रोडक्ट में, 1 प्लस 1/2 इज 3/2 एंड इंटीग्रेशन ऑफ dl। तो इंटीग्रेशन की मिनिमम लिमिट हो जाएगी 0। dl इज द स्मॉल करंट एलिमेंट, तो dl की स्मॉलर वैल्यू है 0 और dl की मैक्सिमम वैल्यू है इक्वल टू द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कुलर लूप। व्हाट इज द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कुलर लूप, 2 pi a। Then you will get it as mu naught I over 4 pi a over x square plus a square whole 3/2, and in place of dl we will place 2 pi a। जो टर्म कैंसिल हो सकते हैं उसको कैंसिल कर दो। So you will get the result as mu naught I a square a, और यहाँ पर भी एक a है, ए स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होल 3/2। तो ये आपका मैग्नेटिक फील्ड का रिजल्ट आ गया ड्यू टू सर्कुलर लूप।
सो आप इसको नोट डाउन कर लोगे। सर्कुलर लूप का केस क्लियर हो गया, इसकी फिगर क्लियर होनी चाहिए और डेरिवेशन के स्टेप्स, कोई रटने की ज़रूरत नहीं है, कोई स्टेप्स को आपको मेमोराइज नहीं करना है, आपको सिर्फ स्टेप्स को 1 या 2 बार समझना है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका जो बी का रिजल्ट आएगा दैट इज म्यू नॉट आई ए स्क्वायर ओवर, ये 2 भी यहाँ पे बचा हुआ है, यहाँ पर था 2 एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होल 3/2। ये फॉर्मूला आ गया मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर लूप, ठीक है। क्लियर है? इतना सिंपल था, कोई डिफिकल्ट नहीं है। 3 डायमेंशन में सोचने की बात है, 3 डायमेंशन में सोचो, अपने माइंड पे 3 डायमेंशन फिगर को इमेजिन करो और आपको रिजल्ट्स मिलते चले जाएंगे। सो ये बी का रिजल्ट आ गया, इसमें हम केसेस ले सकते हैं। अभी मैं कंपेयर भी करूँगी, कंपेरिजन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर लूप, ठीक है। तो केस नंबर 1 हमने लिया कि जो x है वो 0 हो गया है। मीनिंग क्या है x 0 होने का? x था क्या, मैं स्मॉल फिगर बना रही हूँ, ये सर्कुलर लूप है, ये P पॉइंट है, x सर्कुलर लूप के सेंटर से लेकर के P पॉइंट तक की डिस्टेंस थी। अगर x को हम 0 कर रहे हैं, यानी ये P पॉइंट कहाँ आ रहा है? सेंटर ऑफ द सर्कुलर लूप में, यानी हम कहाँ पे बात कर रहे हैं? मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर ऑफ सर्कुलर लूप होगा। कितनी आती है चेक करते हैं। B इज इक्वल टू म्यू नॉट आई ए स्क्वायर ओवर 2, एक्स की वैल्यू को 0 रख दिया, ए स्क्वायर टू द पावर 3/2, ये कैंसिल हुआ, ए क्यूब आ गया। रिजल्ट क्या आएगा? म्यू नॉट आई ए स्क्वायर ओवर 2 ए क्यूब, ये भी कैंसिल हो गया और ये बचा ए। तो B का रिजल्ट आ रहा है म्यू नॉट आई ओवर 2a। दिस वन इज फर्स्ट केस, यानी सेंटर ऑफ द सर्कुलर लूप में मैग्नेटिक फील्ड किस पर डिपेंड कर रही है? करंट पर डिपेंड कर रही है। करंट इंक्रीज हो गई तो मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हो जाएगी। और रेडियस ऑफ सर्कुलर लूप, रेडियस ऑफ सर्कुलर लूप जितना बड़ा होता जाएगा, मीनिंग क्या इसका निकल रहा है कि जो सर्कुलर लूप हम ले रहे हैं वो जितना बड़ा करते जाएंगे सर्कुलर लूप, उसकी मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पे उतनी ही कम होती जाएगी, ठीक है। जितना हम छोटा लूप लेंगे, 5 रुपीज़ कॉइन अगर हम लेते हैं तो क्या होगा? सेंटर पे वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा होगी। अगर हमने 1 रुपी कॉइन ले लिया तो सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड कम हो जाएगी। 1 रुपी का साइज़ आपने देखा 5 रुपीज़ से ज़्यादा होता है। तो यहाँ पर क्या होगा कि सर्कुलर लूप का साइज़ जितना बढ़ता जाएगा, रेडियस जितनी बढ़ती जाएगी, मैग्नेटिक फील्ड उतनी कम होती जाएगी। और करंट अगर इंक्रीज हम करा रहे हैं तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगी। ये केस आपका 10th क्लास में भी था, मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ सर्कुलर लूप निकालते थे। तो वो वैल्यू यहाँ पर इनफैक्ट स्पेस फॉर्मूले के बेसिस पर ही रखी जाती है। वहाँ आपने डायरेक्टली लर्न कर लिया था 2-3 पॉइंट्स में कि अगर करंट बढ़ेगी तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ जाएगी, अगर डिस्टेंस बढ़ाएंगे सर्कुलर लूप की, रेडियस बढ़ाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड कम हो जाएगी, एंड सो ऑन। नंबर ऑफ टर्न्स पर भी डिपेंड करती है। अगर हम चाहें कि एक टर्न में आई करंट फ्लो कर रही है तो एन टर्न्स में कितनी करंट फ्लो करेगी? ये जो एक सर्कुलर लूप लिया हमने, इस सर्कुलर लूप को इस तरीके से लिया है। अगर इसी में हम टर्न बना दें, इस तरीके के सर्कुलर लूप की टर्न है, तो एक टर्न में आई करेंट, तो एन टर्म्स में एन इंटू आई, यानी आई से एन मल्टीप्लाई हो जाएगा फॉर एन नंबर ऑफ टर्न्स। इसको यहाँ पर नोट कर लो, फॉर एन टर्म्स B इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई डिवाइडेड बाई 2e। ये सेंटर के केस में निकल रही है, यानी नंबर ऑफ टर्न्स के बढ़ने पर मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हो जाती है। दिस इज केस नंबर 1। नाउ केस नंबर 2, वी आर टेकिंग दैट x इज वेरी वेरी ग्रेटर देन a। मीन्स क्या है? ये जो पॉइंट P है ये बहुत दूर है इस सर्कुलर लूप से। द पॉइंट P एट विच वी आर फाइंडिंग द मैग्नेटिक फील्ड इज वेरी फार फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्कुलर लूप या ओनली सर्कुलर लूप, करंट कैरिंग सर्कुलर लूप। सो अगर ये सिचुएशन आती है तो इस फॉर्मूले में क्या चीज़ हो जाएगा? आप x के कंपैरिजन में a को निगलेक्ट कर सकते हो, रिजल्ट आ जाएगा म्यू नॉट आई ए स्क्वायर ओवर 2 एक्स स्क्वायर टू द पावर 3/2 एंड वी विल गेट दिस टर्म एज म्यू नॉट आई ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2x क्यूब। ये पावर कैंसिल होकर के इतना रिजल्ट दे रहा है।
तो मीनिंग ये हुआ कि यहाँ पर अगर आप देखो तो x ग्रेटर है तो ऑब्वियसली मैग्नेटिक फील्ड कम होती जाएगी एज कम्पेयर टू a, x इज वेरी वेरी ग्रेटर, सो दैट इज व्हेन मैग्नेटिक फील्ड बिकम लेसर एज कम्पेयर टू प्रीवियस वैल्यू। सो ये जो दो केसेस हैं ये सर्कुलर लूप के डिफरेंट सिचुएशन पे लिए गए, और सर्कुलर लूप जो होता है वो एक मैग्नेट की तरीके से बिहेव करता है, इसको भी हम आगे अभी पढ़ेंगे, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था कि अभी हम यहाँ कंपेयर करने वाले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर लूप और मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर लूप, जो अभी हमने यहाँ निकाली है। तो लेट्स टेक द केस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। फॉर्मूला याद है कुछ? इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक का जो टॉपिक पढ़ा था उसको रिकॉल करना होगा आपको, क्योंकि सारे आपस में लिंक होते हैं। मैंने कहा था कि अभी यहाँ पे कंपैरिजन शुरू हो जाएगा। सो ड्यू टू सर्कुलर लूप जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे होते हैं तो फिगर कुछ इस तरीके की ही थी। ये P पॉइंट सर्कुलर लूप और यहाँ पर Q चार्जेस डिस्ट्रीब्यूटेड हैं इस सर्कुलर लूप में, और हमें P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी थी, जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला आया था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पर भी होता है μ0/4 पाई होता है, जो अभी कैंसिल हो चुके हैं टर्म्स। यहाँ पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू x/x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर होल 3/2। फॉर्मूला ये प्रैक्टिस करते करते रिवीजन करते करते ही आ जाते हैं माइंड में। सो इनको रटना नहीं है। फिजिक्स इज नॉट अ सब्जेक्ट ऑफ जस्ट मेमोराइजिंग द कंसेप्ट, it is the subject to understand the concept. So here E is equal to 1/4 pi epsilon naught qx over x square plus a square whole 3/2। ये टर्म्स इससे रिलेट करो तो x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर होल 3/2 यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, ठीक है। यहाँ पर जो x है सेम थी, यहाँ पर x जो थी वो सेंटर से P पॉइंट तक की डिस्टेंस थी और रेडियस ऑफ सर्कुलर लूप a है, ठीक है। सेम थिंग यहाँ पर भी है, रेडियस ऑफ सर्कुलर लूप a ली गई थी। अब यहाँ पर कंपैरिजन अगर करो केसेस में तो x की वैल्यू 0 करने पर, अगर हम केस 1 लेते हैं, x की वैल्यू 0 करते हैं, यानी कि नाउ द पॉइंट इज सिचुएटेड एट द सेंटर ऑफ सर्कुलर लूप, तो इलेक्ट्रिक फील्ड सीधे सीधे 0 हो जाती है। x को 0 करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड 0, यानी सेंटर ऑफ द सर्कुलर लूप में इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, जबकि सेंटर ऑफ द सर्कुलर लूप में मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर आप देखो तो क्या होगा कि जो x को, अगर हम ये सेकेंड केस लेते हैं कि केस नंबर 2, x इज वेरी वेरी ग्रेटर देन a, तो उस सिचुएशन में रिजल्ट क्या आएगा? qx डिवाइडेड बाई एक्स क्यूब, दैट मीन्स एक्स स्क्वायर हो जाएगा ये, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q ओवर एक्स स्क्वायर, दैट मीन्स दिस सर्कुलर लूप इज बिहेविंग लाइक अ पॉइंट चार्ज। ये पॉइंट चार्ज के बेसिस पे मैग्नेटिक फील्ड सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी ही आती है, E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q ओवर r स्क्वायर। तो ये जो सर्कुलर लूप पूरा इतना सा है, वो पॉइंट के दूर जाने को वो सर्कुलर लूप एक पॉइंट की तरीके से बिहेव करता है, यानी एक पॉइंट की तरीके से एज्यूम करता है, और ये बट नेचुरल है, कोई स्पेसिफिक इसमें नेचर नहीं है। इसको अगर आप खुद इमेजिन करो तो अगर कोई बॉडी रखी हुई है, कोई स्मॉल बॉडी है, एक सपोज कर लो टॉय कार रखी हुई है, और टॉय कार को आप उसको पास से देखो तो उसका डायमेंशन, उसकी साइज़ आप फाइंड आउट कर सकते हो कि इतनी बड़ी है, लेकिन जैसे जैसे आप दूर जाते जाओगे वो टॉय कार एक छोटी सी पॉइंट की तरह बिहेव करेगी, मीन्स आपको फील होगी, आपको ऑब्जर्व होगी वो टॉय कार कि वो एक पॉइंट है, आप उसकी डायमेंशन मेजर नहीं कर पाओगे। तो जैसे जैसे पॉइंट से दूर जाते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट से दूर जाते हैं, वो ऑब्जेक्ट पॉइंट साइज की तरह बिहेव करता है, लाइक द केस ऑफ सन। सन इज वेरी लार्ज इन शेप एंड साइज, but still it looks like a point. Stars look like a point because of far distance. Same is the case. This circular loop looks like a point charge when P point is very far from the circular loop. So I hope this comparison is clear to you. The specific point is this one. At the center of circular loop, electric field is 0, but at the center of circular loop, magnetic field is not 0. It is having certain value. Okay. So this is overall circular loop, the magnetic field due to a circular current carrying loop at a point and their cases. Okay, clear हो गया? कोई confusion? I hope no. और कोई confusion हो तो you can ask. ठीक है,
सर्कुलर लूप के कुछ क्वेश्चंस बनते हैं, बड़े इंटरेस्टिंग क्वेश्चन होते हैं। जैसे आपके इलेक्ट्रिक फील्ड में क्वेश्चंस बड़े इंटरेस्टिंग थे, वैसे सर्कुलर लूप में भी बड़े इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बनते हैं। कुछ शेप्स हैं जिन शेप्स के बेसिस पर हम स्ट्रेट वायर का केस भी लेंगे और सर्कुलर लूप का भी केस लेंगे। मैंने आपको अपने लास्ट लेक्चर में कुछ एग्जाम्पल्स सॉल्व करवाए थे ड्यू टू स्ट्रेट वायर, फाइनाइट वायर, इनफाइनाइट वायर एंड सो ऑन। यू कैन सॉल्व द केसेस। तो एक शेप ऐसा दिया है, हम एग्जाम्पल्स दे रहे हैं इसके सर्कुलर लूप एंड स्ट्रेट वायर केस के डिफरेंट केसेस। यहाँ पे इस तरीके का स्ट्रक्चर है सर्कुलर लूप का और पी पॉइंट पर हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। एक केस तो ये हो गया फर्स्ट। सेकेंड केस है आपका इस तरीके का कुछ, थोड़ा सा डिफरेंट है। यहाँ पे पी पॉइंट आ गया, इस पी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। थर्ड केस कुछ ऐसा ले लेते हैं, करंट ऐसे फ्लो कर रही है और ये 60 डिग्री एंगल दिया हुआ है और यहाँ पर है पी पॉइंट, करंट आई है और इस करंट के बेसिस पर आपको पी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। ठीक है, अच्छा यहाँ पर आपको अगर रेडियस में जो सर्कुलर लूप है इसकी रेडियस की दी है, दिस रेडियस इज आर। ठीक है, तो एक बेस हो गया। तो अभी पहले ये 3 केसेस सॉल्व करते हैं और भी बहुत सारे केसेस मिल जाएंगे, इंटरेस्टिंग है। मैंने क्या स्टेप्स बताए थे, जब भी मैग्नेटिक फील्ड किसी पॉइंट पर निकालनी हो सबसे पहला स्टेप ये होता है कि आप उस मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन फाइंड आउट करो और वो डायरेक्शन के लिए आप राइट हैंड पाम यूज करते हो दिस वन। The thumb indicates the direction of current and the fingers are pointing towards the point at which we are calculating magnetic field. Then by pushing from back से पुश करेंगे तो जो डायरेक्शन आएगा दैट इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट दैट पॉइंट। ठीक है, तो ये रूल सबसे ज़्यादा काम करता है। क्यों? क्योंकि इसमें केवल 2 फैक्टर्स हैं, एक अननोन है और एक नोन है। सबसे इजी है अप्लाई करने के लिए। और आपके पास होता है ये एक नोन टर्म दिया होता है, एक अननोन टर्म, तो यहाँ पर ऑब्वियसली रेस्ट्रिक्टेड है कि आपको यही प्रिंसिपल, यही रूल अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, बाकी सारे रूल्स मैंने अपने फर्स्ट लेक्चर में मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के फर्स्ट लेक्चर में दिए थे, सो यू कैन गो थ्रू विद दैट लेक्चर। यहाँ पर पी पॉइंट पर अगर मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है जो सेंटर पर है इस सर्कुलर लूप के और करंट आई फ्लो कर रही है, इसको हम ये भी बता देते हैं कि यहाँ पर इसकी रेडियस जो है सर्कुलर लूप की आर है। ठीक है, तो सबसे पहले एक यहाँ पर देखो तो फाइनाइट लेंथ वायर हमें दिख रहा है, ये है फाइनाइट लेंथ वायर और एक सर्कुलर लूप दिख रहा है। तो यहाँ पर 2 हैं पॉइंट, एक है फाइनाइट लेंथ वायर, इसके लिए मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या था, B = म्यू नॉट I ओवर 4 पाई R साइन φ1 प्लस साइन φ2। यही था फाइनाइट लेंथ के लिए। तो सर्कुलर लूप के लिए अभी अभी आपने सॉल्व किया है। सर्कुलर लूप के लिए B = क्या है, म्यू नॉट I A² ओवर 2x² प्लस A² होल 3/2। अगर इसके सेंटर पोजीशन की बात हो रही है, सेंटर पे निकालना है, तो उसके लिए फॉर्मूला कन्वर्ट किस में हुआ था, म्यू नॉट I ओवर 2a। x को 0 करने पर यहाँ ऊपर नीचे से a की वैल्यू कैंसिल होकर के ये रिजल्ट आया। तो अभी तो फिलहाल सेंटर पे ही है ये पॉइंट ना, तो हमें ये फॉर्मूला यूज़ करना है। पहले फॉर्मूला यूज़ करने से पहले मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन फाइंड आउट कर लेते हैं। सबसे पहले करंट ऐसे फ्लो कर रही है ना वायर में, ये बहुत छोटा सा जो डॉट दिया है, ये छोटे से डॉट की वजह से यह रुकेगी नहीं क्योंकि यहाँ पे फाइनाइट लेंथ वायर है, तो इस पॉइंट के बेसिस पर भी मैग्नेटिक फील्ड आएगी पी पॉइंट पर। तो सबसे पहले फाइनाइट लेंथ वायर की बेसिस पे देखो तो पी पॉइंट पर अगर हम इंडिकेट करते हैं, ये पी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, हम इंडिकेट डायरेक्शन ऑफ करंट बाय पुशिंग फ्रॉम बैक साइड द मैग्नेटिक फील्ड इज आउटवर्ड टू द बोर्ड। तो फाइनाइट लेंथ वायर के लिए ऊपर वाला पहला केस है, इसके लिए अगर हम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड का यहाँ पर रिजल्ट आ जाता है कि दैट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड हियर फॉर फाइनाइट लेंथ वायर इज आउटवर्ड। ओके,
अब सर्कुलर लूप के बेसिस पर देखते हैं। सर्कुलर लूप के बेसिस पर कहाँ जा रहा है, इनवर्ड अंदर की साइड। ये किसी भी पॉइंट पर अप्लाई करूँ, यहाँ पे करंट का डायरेक्शन और ये फिंगर्स आर पॉइंटिंग टुवर्ड्स द पॉइंट ऑफ पुशिंग फ्रॉम बैक, ये अंदर की साइड जा रहा है। तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर लूप ये क्या है, इनवर्ड, ऑपोजिट डायरेक्शन होगा। ठीक है, हाँ वैल्यू निकालेंगे, अलग अलग आ रही होगी, इसको निकालेंगे भी यहाँ पर। ठीक है, तो ये जो फाइनाइट लेंथ वायर है इसमें sin phi 1 और sin phi 2 ये वैल्यूज अगर क्वेश्चन में दी हुई हैं तो आप पुट कर सकते हो। अगर ये इनफाइनाइट लेंथ वायर दिया हुआ है तो आप डायरेक्ट इसके फॉर्मूले को कन्वर्ट कर सकते हो म्यू नॉट आई ओवर 2 पाई आर में। sin 90 प्लस sin 90 हो जाता है उस केस में, और 90 90 1 हो गया, 1 + 1 2, और ये 2 यहाँ से कैंसिल होगा तो 2 पाई आर हो जाएगा। तो इनफाइनाइट लेंथ वायर का भी केस दिया हुआ होता है। अगर फाइनाइट लेंथ वायर है तो यहाँ पर जो एंगल्स हैं उनकी वैल्यू भी दी होगी क्वेश्चन में। यहाँ पर फिलहाल अभी एंगल की वैल्यू नहीं दी है, हम एज्यूम करते हैं यहाँ पर कि इनफाइनाइट लेंथ वायर क्वेश्चन में दिया हुआ होगा। तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू, अगर हम वायर निकालेंगे ड्यू टू स्ट्रेट वायर, सो दैट इज म्यू नॉट आई ओवर 2 पाई आर। आर इज द रेडियस ऑफ दिस circular loop which is equal to the distance of the straight wire from the point P। यहाँ पर भी तो r ही होगी, ये डिस्टेंस होगी तो r ही आएगी। ये आ गई, ये आउटवर्ड है, आउटवर्ड के हमने पॉजिटिव साइन यूज़ कर लिया। और ड्यू टू सर्कुलर लूप अगर हम रख रहे हैं तो फॉर्मूला क्या आ जाएगा, म्यू नॉट आई ओवर 2a विथ इनवर्ड मीन्स माइनस साइन, अपोजिट डायरेक्शन है। एक को अगर आप पॉजिटिव दे दो तो दूसरे को नेगेटिव होगी। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी, बी आपका पॉजिटिव से नेगेटिव माइनस कर दो तो यहाँ पर स्ट्रेट वायर माइनस ऑफ सर्कुलर लूप। अब यहाँ पर स्ट्रेट वायर म्यू नॉट आई ओवर 2 पाई आर माइनस ऑफ म्यू नॉट आई ओवर 2a, कॉमन टर्म ले लो म्यू नॉट ओवर 2, ए की जगह पर क्या, ए इज द रेडियस, तो ए की जगह पर यहाँ पर क्या था, आर, इसको आर कर लो। R is the radius of circular loop which is equal to the distance of straight wire from the P point. So 2R आपने ले लिया and you will get the result। I भी कॉमन ले सकते हो, तो यहाँ पर बचेंगे कौन कौन से टर्म, 1 ओवर पाई बचा और माइनस में यहाँ पर 1 बचा। So this one is the net magnetic field। वैल्यूज अगर दी होंगी तो आप इसको सॉल्व कर सकते हो। तो आपको जब इस टाइप के फिगर्स मिलें, इस टाइप की फिगर्स में सबसे पहला स्टेप होना चाहिए डायरेक्शन फाइंड आउट करना, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ड्यू टू द स्ट्रक्चर वट एवर द शेप एट द पॉइंट P। ठीक है, पहले आप डायरेक्शन फाइंड आउट करोगे तब आप मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला अप्लाई करके रिजल्ट निकालोगे। ठीक है, सो दिस पॉइंट इज क्लियर टू यू। ये पहला वाला केस सॉल्व हो गया। अब दूसरा केस लेते हैं, सेकेंड केस। यहाँ पे P पॉइंट इस पर है, ये सर्कुलर लूप के ये जो स्ट्रेट वायर है इसी की लाइन में ही आ गया। अच्छा, स्ट्रेट वायर का ये फॉर्मूला, ये जो r डिस्टेंस होती है, होती क्या है, सर्कुलर लूप से P पॉइंट तक की डिस्टेंस जो होती है दैट इज कॉरस्पॉन्डिंग टू r होती है। अब यहाँ पर अगर ये जो r डिस्टेंस है, इसको a भी ले सकते हैं, r भी ले सकते हैं, जो भी आपका यहाँ पर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में वैल्यू दी हुई है वो आप रख सकते हैं। तो अगर ये P पॉइंट स्ट्रेट वायर में ही चला जाए, ये R वैल्यू है ही नहीं, तो क्या होगा, तो इस वायर की लाइन में ही आ गया तो बायो-सेवर्ट लॉ भी आप यहाँ पर डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हो। और बायो-सेवर्ट लॉ की मैंने आपको 3 कंडीशन बताई थी कि ये जो R है ये पॉइंट की P पॉइंट की जो आइडियल कॉम्पोनेंट होता है करंट एलिमेंट उससे डिस्टेंस होती है, और फॉर्मूला है म्यू नॉट ओवर 4 पाई आइडियल साइन थीटा ओवर आर स्क्वायर। तो अगर r की वैल्यू 0 हो जाए, ये P पॉइंट वायर की ही पोजीशन पर आ जाए, ये जो P पॉइंट है यहाँ पे थीटा एंगल कौन सा होता है, दिस वन, अगर ये P पॉइंट शिफ्ट होकर के वायर की ही पोजीशन पर आ जाए यहाँ पर, तो थीटा की वैल्यू जो होती है वो 0 हो जाएगी, और जब साइन 0 हो जाएगा तो मैग्नेटिक फील्ड 0 हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर अगर कोई भी पॉइंट वायर पे ही सिचुएटेड है तो उस केस में ये श्योर है कि मैग्नेटिक फील्ड वायर पे होने की वजह से, पॉइंट के वायर पे होने की वजह से मैग्नेटिक फील्ड 0 हो जाएगी। ठीक है,
तो यहाँ पर सबसे पहले तो इस स्ट्रेट वायर की बेसिस पर अगर हम मैग्नेटिक फील्ड की पॉइंट तक जाएंगे तो दैट मैग्नेटिक फील्ड इज 0 ड्यू टू स्ट्रेट वायर, बी एस मैंने लिख दिया एज पर स्ट्रेट। अब यहाँ पे सर्कुलर लूप की बात आती है, तो ये सेमी सर्कुलर है और सेमी सर्कुलर के सेंटर पोजीशन पे, एग्जैक्टली सेंटर पोजीशन पे पी पॉइंट सिचुएटेड है। इस सेमी सर्किल की रेडियस अगर आर दी गई है तो हम यहाँ पर सर्कुलर लूप का सेंटर पोजीशन वाला केस ले सकते हैं, बिकॉज पी पॉइंट इज सिचुएटेड एट सेंटर, जहाँ पर हम मैग्नेटिक फील्ड कर रहे हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सेमी सर्कुलर लूप कितनी आ जाएगी, म्यू नॉट आई ओवर 2a का हाफ। क्यों हाफ हुआ, क्योंकि फुल सर्कुलर लूप के लिए अगर मैग्नेटिक फील्ड इतनी होती है तो उसके हाफ पोर्शन के लिए मैग्नेटिक फील्ड उसकी हाफ हो जाएगी। सर्कमफ्रेंस है, सर्कमफ्रेंस हाफ हो गई तो करस्पॉन्डिंग मैग्नेटिक फील्ड भी कम हो गई, तो यहाँ पर उसका हाफ हो जाएगी। दैट मीन्स जो नेट मैग्नेटिक फील्ड आएगी बी नेट दैट शुड बी इक्वल टू म्यू नॉट आई ओवर 4a। सो दैट इज द मैग्नेटिक फील्ड, नेट मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P। Magnetic field due to straight wire 0 because the point is situated at straight wire. So keep it in mind using the Biot-Savart law। यहाँ पर आप यूज़ करोगे कि R को हम 0 कर दे रहे हैं, तो खाली R के 0 करने से तो मैग्नेटिक फील्ड इनफाइनाइट मैग्नेटिक फील्ड पॉसिबल नहीं होती है। यहाँ पर साइन के भी टर्म्स, ये जो साइन फाई 1 है साइन फाई 2 है, ये टर्म्स ऑलरेडी 0 हो जा रहे हैं, इस वजह से मैग्नेटिक फील्ड 0 हो जा रही है। बाकी आप क्या लगा सकते हो, Biot-Savart लॉ जो स्ट्रेट फॉरवर्ड अप्लाई होता है करंट कैरिंग वायर पर, तो करंट कैरिंग वायर पर मैग्नेटिक फील्ड Biot-Savart लॉ के अकॉर्डिंग्स में भी 0 आती है अगर पॉइंट मैग्नेटिक इस करंट कैरिंग वायर की से अलाइन हो जाए या उसी करंट कैरिंग वायर पर सिचुएटेड है। सो आई होप दिस केस इज क्लियर टू यू। सो नेट मैग्नेटिक फील्ड इज म्यू नॉट आई ओवर 4a। सो दिस वन इज द सेकेंड केस। नाउ कम टू थर्ड केस। थर्ड एग्जाम्पल, थर्ड केस, ये एक करंट कैरिंग वायर है। अब यहाँ पर पी पॉइंट देखो, तो यहाँ पर 3 एलिमेंट हैं करंट कैरिंग वायर के, एक है ए बी पोर्शन, एक है बी सी पोर्शन, एक है सी डी पोर्शन। तो अगर हम ए बी और सी डी पोर्शन की बात करें तो ए बी और सी डी पोर्शन की लाइन में ही पी पॉइंट आ गया। फिर से वही सिचुएशन की Biot-Savart लॉ अगर अप्लाई करेंगे और पॉइंट वायर की लाइन में आ जाता है तो उस सिचुएशन में साइन थीटा जो होगा उस या तो साइन 0 होगा या साइन 180 होगा। एंड इन बोथ केस, देखो इस केस के लिए टुवर्ड्स द पॉइंट आ रहा है, इसलिए इस केस में हम कह सकते हैं कि ये 0 है, साइन 0। अपोजिट टू द पॉइंट जा रहा है तो साइन 180 है, एंड यू नो द वैल्यू साइन 0 एंड साइन 180 बोथ आर 0 ओनली। सो दैट इज वाई ड्यू टू ए बी पोर्शन, ड्यू टू सी डी पोर्शन, यहाँ पे मैं इसको ऊपर की साइड कर रही हूँ, magnetic field due to AB portion is equal to 0. Again, magnetic field due to CD portion is equal to 0. Why? By Biot-Savart law. ठीक है, ये श्योर कंडीशन हो गई। अब बचा BC पोर्शन, तो हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है BC पोर्शन के बेसिस पर। ठीक है, BC पोर्शन आर्क शेप में, तो हमने अभी तक Biot-Savart की 2 एप्लीकेशन पढ़ी हैं, एक स्ट्रेट वायर, फाइनाइट लेंथ स्ट्रेट वायर, इनफाइनाइट लेंथ स्ट्रेट वायर, उसी का केस था, और एक हमने पढ़ा सर्कुलर लूप जो आज आपने सॉल्व किया। तो यहाँ पर सर्कुलर लूप का ही पार्ट है ये आर्क, इसको हम सर्कुलर लूप के बेसिस पर ही सॉल्व करेंगे। ठीक है, यहाँ पर 2 मेथड अडॉप्ट किए जा सकते हैं, वो दोनों मेथड आपको मैं बता रही हूँ। म्यू नॉट ओवर 4 पाई आई, और नीचे आया था आपका, ऊपर आया ए स्क्वायर, नीचे आया एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होल 3/2 इंटीग्रेशन डी एल, इतना ही आया था। आपने डी एल को इंटीग्रेट किया था तो 2 पाई ए आ गया था, 2 पाई ए में से आप यहाँ पे कैंसिल किया था आपने, जो यहाँ पर ए था तभी यहाँ पर ए स्क्वायर आया था। आई इंटू ए इंटीग्रेशन डीएल था। जब मैंने वो डेरिवेशन जो आज ही आपको करवाई सर्कुलर लूप की, उसका लास्ट स्टेप जहाँ पर हमने डीएल को इंटीग्रेट किया था, तो डीएल की वैल्यू थी 2 पाई ए। 2 पाई ए में 2 पाई यहाँ से कैंसिल होगा तो 2 आएगा और ए यहाँ से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ए स्क्वायर आएगा। फॉर्मूला यही आपका लास्ट फॉर्मूला निकल के आता है इसी से। या तो आपको अगर ये स्टेप याद है उस डेरिवेशन का, या ये स्टेप आपके माइंड में है, तो आप इस स्टेप को भी कर सकते हो। अदरवाइज सेकेंड मेथड आप Biot-Savart लॉ भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है,
सो वी आर डूइंग हियर द फर्स्ट मेथड. मुझे ये स्टेप याद है, मैंने इस स्टेप में क्या किया कि डीएल को जब हम इंटीग्रेट करते हैं तो मिनिमम लिमिट है 0, मैक्सिमम लिमिट 2 पाई. 2 पाई एम इज फुल सर्किल. यहाँ पे फुल सर्किल नहीं है, कितना सर्किल है, सर्किल का कितना पोर्शन है, ये आर्क के बराबर का पोर्शन है. तो इंटीग्रेशन की लिमिट क्या हो जाएगी 0 टू BC, जो भी BC की वैल्यू हो. अब इस आर्क की वैल्यू को हमें निकालना है. ठीक है, तो ये पूरा स्टेप एज सच यहाँ पर लिखो. ठीक है, यहाँ पर आ गया पूरा स्टेप. ओके, बाकी इंटीग्रेशन DL, ये जो आर्क है ये 60 डिग्री बना रहा है. तो एंगल इज इक्वल टू होता है आर्क ओवर रेडियस. आर्क इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंगल इंटू रेडियस होगा. एंगल कितना है 60, तो 60 को हम लिख सकते हैं पाई बाई 3. 180, पाई की वैल्यू 180, 180 डिवाइडेड बाई 3. 3 से डिवाइड करेंगे तो 60 आ जाएगा. सो पाई बाई 3 एंगल इंटू रेडियस आर दी हुई है क्वेश्चन में, हमने रख दी रेडियस आर. तो ये हो जाएगी इस DL आर्क की लेंथ, बिकॉज आर्क इज इक्वल टू एंगल इंटू रेडियस. एंगल इंटू रेडियस, बाकी ये पूरा टर्म एज सच. सो दिस वन इज योर आंसर. यानी आप यहाँ पर BC पोर्शन के बेसिस पे निकालोगे तो फॉर्मूला आ जाएगा म्यू नॉट ओवर 4 पाई आई ए एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होल 3/2 पाई बाई 3 इंटू आर. आर इज द रेडियस. रेडियस यहाँ पर आर है. इस फॉर्मूले में भी हमने ए रेडियस ली थी तो ए को आर कर दो, यहाँ पर भी आर कर दो. ठीक है, हमारे क्वेश्चन में रेडियस आर दी हुई है इसलिए यहाँ आर किया, यहाँ पर आर कर दिया, यहाँ पर पाई बाई 3 इंटू आर. चेंज इसलिए करना ज़रूरी है क्योंकि टर्म्स कैंसिल होंगे लास्ट में. तो ये पाई एंड पाई कैंसिल हो गया. आर टर्म यहाँ पर म्यू नॉट ओवर 4 3 12 आ गया. I इंटू आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होल 3/2. सो दिस वन इज द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू दिस BC आर्क एट पॉइंट E. डायरेक्शन निकालना है. BC आर्क में इस डायरेक्शन करंट फ्लो करिए, थंब को इस डायरेक्शन में किया, फिंगर्स को पॉइंट किया B पॉइंट पर, तो वाइब्रेशन फ्रॉम बैक अंदर की साइड आ रही है. दैट मीन मैग्नेटिक फील्ड इज इनवर्ड टू द बोर्ड. सो दिस वन इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. जब आपसे कहा जा रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड निकालो तो इसका मतलब उसका डायरेक्शन भी पूछा जा रहा है. ठीक है, नोट कर लेना इसे. नाउ सेकेंड मेथड, ये रिजल्ट आया इसीलिए मैंने इसको छोड़ दिया है. सेकेंड मेथड आप अडॉप्ट करोगे बायो-सेवर्ट लॉ का. तो अकॉर्डिंग टू बायो-सेवर्ट लॉ B इज इक्वल टू म्यू नॉट ओवर 4 पाई आई DL साइन थीटा ओवर आर स्क्वायर. ये होता है फॉर्मूला. अब यहाँ पर देखो तो हैं कौन कौन सी टर्म्स. आर इज द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम द करेंट एलिमेंट. पॉइंट P फ्रॉम द करेंट एलिमेंट R. ठीक है, करेक्ट है. थीटा इज द एंगल बिटवीन करेंट एलिमेंट एंड द पोजीशन वेक्टर. तो करेंट एलिमेंट ये है और पोजीशन वेक्टर इसका ये आएगा इधर की डायरेक्शन में. इनके बीच में एंगल हमेशा 90 बनेगा. बताइए, साइन 90 हो जाएगा. दिस वन इज साइन 90 एंड द वैल्यू विल कम एज म्यू नॉट ओवर 4 पाई आई ओवर आर स्क्वायर इंटू DL. हो गया. ये डी की वैल्यू है. B की वैल्यू कितनी हो जाएगी ड्यू टू BC पोर्शन म्यू नॉट ओवर 4 पाई आई ओवर आर स्क्वायर. फिर तो अगर आप इंटीग्रेट करोगे तो DL इज द आर्क और आर्क इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, एंगल इंटू रेडियस. एंड पाई बाई 3 इंटू रेडियस इज आर एंड वी विल गेट द रिजल्ट एज म्यू नॉट ओवर 4 3 12 आई ओवर आर. दिस वन इज द रिजल्ट. अब ये रिजल्ट आ रहा है बायो-सेवर्ट से. यहाँ पे जो ये रिजल्ट था आपने निकाला था किस बेसिस पर, सर्कुलर रूल के बेसिस पर. उसमें आपको कंडीशन दे रखनी है कि x इज इक्वल टू 0, यानी पॉइंट इज सिचुएटेड एट द सेंटर. ऑब्वियसली सेंटर पर है. ठीक है, तो इस सिचुएशन को रख करके देख लो. तो BBC इज इक्वल टू म्यू नॉट ओवर 12 आई इंटू आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स को 0 किया तो आर क्यूब इधर आ रहा है और ये कैंसिल होगी तो आर बचेगा. दैट मीन्स म्यू नॉट ओवर 12 आई ओवर आर.
mu naught over 12 I over R. So both are the same results we are getting from two different methods. So I hope these examples are clear to you. Many more examples are given in different books. You can go through with the state board book, you can go through NCERT. NCERT में भी बहुत अच्छे examples दिए हुए होते हैं, कभी आप उसको लगाओ. You can go through with the competition books and you can go through with this previous year examination, either board examination paper or competitive papers. You will find these kind of questions based on biostable law application. So that's all for today. I will come next with a new topic, that is Ampere's circuitry law and its application. Again, it is very applicable topic. Thank you.